नमस्कार दर्शकों, आज यानी 6 फरवरी 2024 को आज के चर्चित मुद्दों को लेकर एक बार फिर हम उपस्थित हुए हैं। आज के वीडियो में आप देखेंगे किसान सम्मान निधि को लेकर समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने क्या कहा है और आरक्षण को लेकर, आरक्षण में किए जा रहे भेदभाव को लेकर समाजवादी पार्टी की एमएलए रागिनी सोनकर ने क्या कहा है। तीसरे वीडियो में आप देखेंगे आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने ईडी को लेकर के क्या बड़ा खुलासा किया है। चौथे वीडियो में आप देखेंगे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सांसद राहुल गांधी ने क्यों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कंफ्यूज कहा है। और अगले वीडियो में आप देखेंगे समाजवादी पार्टी के विधायक ने क्यों आवारा पशुओं से हो रहे किसानों के नुकसान पर क्या कहा है, आप आगे के वीडियो में देखेंगे। हाँ, एक निवेदन है, यदि आपने गाजीपुर टुडे के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, जो 2022 का रिक्रूटमेंट आया है, जो कि जनरल रिक्रूटमेंट है और साथ ही साथ बैकलॉग का रिक्रूटमेंट है, आदरणीय हमारे सीनियर मेंबर ने बताया कि उसमें किस तरीके से आरक्षण की अवहेलना की गई है, जिसमें चाहे वो एससी कम्युनिटी हो, बैकवर्ड कम्युनिटी हो या एसटी कम्युनिटी हो, उसमें एसटी कम्युनिटी में 100 से ऊपर पद 127 सीट्स पे 0 रिजर्वेशन के तहत एक भी सीट नहीं दी गई है। और जहां हम 27% रिजर्वेशन की बात करते हैं वहां पर तो सीट एक तरीके से 10 से 15 सीट भी नहीं दी गई है। तो अध्यक्ष जी, मेरा ये कहना है कि ये मुद्दा विधान परिषद में भी उठाया गया था और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो हमारे नेता हैं, केशव प्रसाद मौर्य जी, कौशल किशोर जी, ब्रिजलाल जी, गौरी शंकर वर्मा जी और साथ ही साथ हमारे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी ने भी इस मुद्दे पे बोला था कि इसमें एक्शन लिया जाएगा। और आपके कहने के बाद आर्टिकल 13 केजीएमयू के तहत एक कमेटी बनाई गई है जिसमें कि इस पे एक्शन लिया जाएगा। और सर, इसमें जो कमेटी बनाई गई है ये 3 मेंबर्स की कमेटी है। पहले जो मेंबर हैं वो सर डीजीएमई के पोस्ट पे हैं, जो कि ऑलरेडी इसके कार्यदायी संस्था के ऑलरेडी मेंबर हैं। दूसरे जो 2 मेंबर्स हैं वो आरएमएल के 2 प्रोफेसर्स हैं, जो कि इनके वाइस चांसलर के अंदर ऑलरेडी इनके अंडर में काम करते हैं। तो सर, जब जो 3 लोग इसमें मेंबर बनाए गए हैं आर्टिकल 13 के तहत इसकी जांच के लिए, वो ऑलरेडी जब इस तरीके की चीजें हो रही थी तब उस पर अंकुश नहीं लगा पाए, तो अब इसकी जांच में किस तरीके से निष्पक्ष तरीके से डिसीजन देंगे, इस पे हम अग्री नहीं करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये जो भी कमेटी बनाए, क्योंकि ये बार बार इस तरीके के मुद्दे पहले भी हुए हैं और बड़ा ही संगीन मुद्दा है, जिस तरीके से पीडीए, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, उनका हक इस सरकार में बार बार मारा जा रहा है। तो अध्यक्ष जी, एक वाइस चांसलर जो कि केजीएमयू की वाइस चांसलर हैं और साथ ही साथ उन्हें आरएमएल में भी डायरेक्टर का पद दिया गया है, क्या हमारे पास इतने लोग नहीं हैं कि हम उन्हें विभिन्न जगह पर रखें? और जैसे कि बताया गया कि आरएमएल में भी ये सिमिलर सिचुएशन हुई है, जब वो आरएमएल में डायरेक्टर के पद पे रहे और उस समय बैकलॉग की सीटें, जो कि नियमानुसार बैकलॉग की सीटें कभी भी ईडब्ल्यूएस के किसी भी कैंडिडेट से नहीं भरी जाती हैं, उसके बावजूद भी उसको भरा गया है। ये सरासर नाइंसाफी है। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूंगी अध्यक्ष जी कि मौखिक रूप से विधान परिषद में इसके लिए आश्वासन मिला था और आश्वासन मिलने के बावजूद भी रिक्रूटमेंट चलते रहे, इंटरव्यू चलते रहे और कहीं भी इस पे वीसी के द्वारा कोई भी रोक नहीं लगाई गई है। ये अपने में दर्शाता है कि सरकार इसको लेकर के बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। अभी भी सर इंटरव्यू चल रहा है। और सर, केजीएमयू की मेंबर बनी हूं तब से लेकर के अभी तक में कोई भी मीटिंग जो है वो नहीं बुलाई जा रही है। ये दर्शा रहा है कि विधायिका कहीं ना कहीं अपने आप में कमजोर होती चली जा रही है। सर, वहां पे 2 टीम्स होती हैं, एक एग्जीक्यूटिव कोर्ट होता है, एक एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का होता है और एक कोर्ट मेंबर्स का होता है। मैं आपके माध्यम से ये अनुरोध करना चाहूंगी कि जो भी सदस्य यहाँ सदन से वहां पे एज अ मेंबर चुन करके जाते हैं, उन्हें कोर्ट में जाने का अवसर मिले, ताकि इस तरीके के जो भी हरकतें हो रही हैं उस पे अंकुश लगाया जा सके।
थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर राव, माननीय मंत्री बहुत जी। बहुत धन्यवाद। ये अभिभाषण जब मैंने पढ़ा तो बहुत अच्छा लगा ये पढ़कर कि वर्तमान सरकार किसान की सच्ची हितैषी है। हर किसान के उत्थान की बात करते हैं और उनको किसान सम्मान निधि की बात करके अपनी पीठ थपथपाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात समझने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई कि जब चुनावी वर्ष है तो किसान सम्मान निधि लगभग 8.5 करोड़ किसानों को मिलती है और जैसे ही चुनावी वर्ष बीत जाता है 6 करोड़ किसानों की पीठ पे सम्मान पे लात मार करके सिर्फ 2.5 करोड़ किसानों को सम्मान निधि से नवाजा जाता है। किस किसान के सम्मान और किसान हितैषी होने की बात आप करते हैं? बहुत अधिक दूर मत जाइए, सिर्फ बनारस जनपद को देख लीजिए जहां से आपका राजपाट चलता है। बनारस की धरती पे आज किसान ट्रांसपोर्ट नगर योजना के लिए उसके अंदर जो उनकी भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है और जिस प्रकार से पुलिस प्रशासन और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनको अपने जूतों के तलबे के नीचे रौंदने का काम कर रहा है, 10 साल से वहां किसान लाठी की मार झेल रहा है। अत्यधिक ऐसे क्राइम्स में उनको दबोचा जा रहा है कि वो इस देश के अन्नदाता होते हुए अपराधी की लिस्ट में आ गए हैं। किस बात में आप किसान के हितैषी होने की बात करते हैं? इस बनारस में वैदिक सिटी के नाम पर आप वहां पर किसानों की जमीन को हथियाने का काम कर रहे हैं और भूमि अधिग्रहण 2013 के बिल के लागू होने के बावजूद उनको आज की वर्तमान परिस्थितियों में वो मुआवजा नहीं मिल रहा है जिसके अधिकारी वो हैं। आज वही बनारस में काशी गेट के नाम पर लाठी डंडे की मार झेल रहा है ये किसान। उसकी भूमि जबरन डंडों के पर्दे के नीचे आज छीनी जा रही है और उसको आज यहाँ पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। ये चंद उदाहरण हैं आपके सच्चे किसान हितैषी होने के। मान्यवर, मैंने इस सदन में पहले भी कहा और आज भी कहती हूं कि आस्था दिव्यता का प्रतीक है और भगवान राम में किसकी आस्था नहीं है। भगवान राम में हमारी आस्था किसी प्रमाण को नहीं चाहती और न किसी प्रमाण की मांग करती है। भारतीय समाज ने जिस भगवान राम को पूजा वो वनवासी राम है, वो केवट मल्लाह का राम, निषाद का राम है, वो सबरी का राम है, वो राम है जो जंगल में कंदमूल खा कर रहा है, जो गरीबों का राम है, जिसको आज आप नव्य भव्य बनाने चले हैं। उसकी दिव्यता अलौकिक है और युगों युगों से है। अगर आप मानते हैं कि पूरे विश्व ने इस अलौकिक अवसर का साक्षात्कार आज किया है तो इसी विश्व ने मणिपुर में हुई विभत्स घटनाक्रम का साक्षात्कार भी किया है। अगर आज आप इस अलौकिक अवसर के लिए अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो कम से कम मणिपुर में हुई घटनाक्रम पे एक शब्द बोल दिया होता तो हम भी आपकी पीठ थपथपाने का काम कर देते। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हमारे चित्त में भी है, चरित्र में भी है, चिंतन में भी है, लेकिन आवश्यक यह है कि भगवान राम के चरण जितने पूजनीय हैं उनके आचरण भी उतने ही पूजनीय हैं। राम की नीति और नियतियां सर्व समाज के उन्नयन के लिए हैं, परंतु अफसोस, मान्यवर अफसोस है इस बात का कि आपका पूरा प्रयास है इस बात पर कि आप भगवान राम को उनके अपने राजनीतिक तल पर लेकर आए। एक सुझाव के साथ कि जिस भगवान राम के चरण आप बहुत जोरों से पकड़े हैं, अगर उनके आचरण को भी उतनी ही जोरों से पकड़ लेंगे तो जिस राम चेतना, जिस राम तत्व को आगे लाकर आप इस देश में, इस प्रदेश में गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी को सम्मान देने का और उत्थान लेने का दम भर रहे हैं, अगर जातिवार जनगणना करा देंगे तो इस देश की हर जाति उनके जनता, उनकी संख्या के अनुपात में, शिक्षा में, सदन में, नौकरी में, दवाई में, कमाई में, पढ़ाई में, इस देश के खजाने में, खेत खलिहानों में उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर दीजिए और वो राम तत्व, राम चेतना सार्थक हो जाएगा, घटित हो जाएगा। लेकिन कहने में कतई भी दोष नहीं है कि जो आपका चाल है, जो आपका चरित्र है और जो आपका चेहरा है, आपका उससे ये सत्य होता दिखता तो कदापि नहीं है। बहुत बहुत आभार मान्यवर, धन्यवाद। जब ये हैरानी की बात है कि जब कोर्ट के समक्ष वो वीडियो रखे गए तो उसमें ऑडियो ही गायब थी और ईडी अपनी मर्जी का बयान रख रही है कोर्ट के आगे। कोर्ट ने खूब फटकार लगाई ईडी को, जबरदस्त फटकार लगाई और 7 फरवरी 2024 को ईडी से इस मामले में जवाब भी मांगा है।
इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ईडी ऐसा क्यों कर रही है, किसके कहने पर कर रही है। अगर उनके केस में इतना दम है तो उनको ये ऑडियो वीडियो टैंपरिंग करने की क्या जरूरत पड़ रही है। ईडी किसको बचाना चाहती है और क्यों आम आदमी पार्टी को झूठे बयानों के आधार पर फंसाना चाहती है, ये बेहद संगीन है। सारा का सारा केस ही फर्जी है। ना इनकी इन्वेस्टिगेशन में कोई दम, ना इनके बयानों में कोई दम, ना आज तक चवन्नी की रिकवरी हुई। बस ईडी का मेन काम रह गया है भाजपा का प्रमुख सहयोगी बनके, अलायंस बनके इलेक्शन के टाइम में एक्टिवेट हो जाना। तो ये बेहद संगीन है और ईडी को इसका जवाब देना ही होगा। थैंक यू। प्रधानमंत्री आपको अपने आप को ओबीसी कहते हैं, फिर बीच में थोड़े कंफ्यूजन में आ गए थे। पहले कहते थे मैं ओबीसी हूं, बीच में कहने लगे कि हिंदुस्तान में सिर्फ दो जात है, एक अमीर और एक गरीब। तो उनको पहले तो ये डिसाइड करना है कि जात हिंदुस्तान में है या नहीं है। और दूसरी बात, चाहे वो ओबीसी हैं या ना हैं, हिंदुस्तान के 50% लोग, तकरीबन 50% लोग ओबीसी वर्ग के हैं। दलित 15% हैं, आदिवासी 8% हैं। हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। हम चाहते हैं जिसकी जितनी आबादी है देश को पता लगे। आज ओबीसी वर्ग को यह नहीं मालूम कि ओबीसी कितने हैं देश में। ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर हम इनको भागीदारी देना चाहते हैं तो प्रधानमंत्री जो भी कहना चाहते कहें, मगर जाति जनगणना जल्दी से कर दें और उससे घबराएं ना। दूसरी बात, जो हमने 2011 में सर्वे किया था उसके आंकड़े वो देश के सामने रख दे, मामला हल हो जाएगा। ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल देखिए, ये सवाल एक व्यक्ति का नहीं है। ये सवाल हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोगों का है। तो भाषण में प्रधानमंत्री का ये कहना कि मैं ओबीसी हूं या मैं ओबीसी नहीं हूं, ये रेलेवेंट ही नहीं है। रेलेवेंट ये है कि इस देश के कितने लोग ओबीसी हैं, वो रेलेवेंट है। क्यों? क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बड़ी बड़ी कंपनीज में आपको ओबीसी नहीं मिलेंगे, दलित नहीं मिलेंगे, आदिवासी नहीं मिलेंगे। आपको मैंने 90 जो हमारे आईएएस ऑफिसर देश को चलाते हैं उनका उदाहरण दिया, उधर आपको सिर्फ 3 मिल रहे हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में आपको ओबीसी, दलित, ट्राइबल नहीं मिलेंगे। तो मैं ये सवाल उठा रहा हूं। तो चाहे बघरा ब्लॉक हो, सदर ब्लॉक हो, मुजफ्फरनगर का कोई भी ब्लॉक रहा हो, हमारे पूरी मुजफ्फरनगर शामली में 9 विधानसभा है। कहीं जाकर के देख लीजिएगा, शाम को स्थिति है कि इतनी ठंड में किसान अपने खेत के काम के लिए तो जाता ही जाता खेत में, टाइम बांध रखे हैं कि 1 घंटा छोटा लड़का जाएगा, 4 घंटे पशुओं से बचाने के लिए बुजुर्ग आदमी जाएंगे। बड़ी खराब स्थिति है। फसल की फसल नष्ट कर दी। चाहे मेरे क्षेत्र के नसीरपुर का मामला हो साहब, चाहे लड़वा का मामला हो, शामली का मामला हो, जनपद शामली का, हमारे प्रसन्न भाई भी उस दिन आवाज उठा रहे थे। इन्होंने चीख निकलवा दी किसान की। एक तो महंगाई, लाभकारी मूल्य मिल नहीं पाता, इतनी बड़ी खराब स्थिति है। आपने कहा कि हम काऊ सेंचुरी बना रहे हैं मुजफ्फरनगर के पास। काऊ सेंचुरी बनी कब बनेगी? जब इनकी फसलें नष्ट हो जाएंगी, किसान बर्बाद हो जाएगा। बहुत खराब स्थिति है साहब। आप देख लीजिएगा सीतापुर का मामला, फसलों को हुआ नुकसान, ग्रामीणों ने विद्यालय में बंद किए पशु, आवारा पशुओं को किसानों ने पकड़वाने की मांग। लखनऊ का मामला, ताकतवर किसान को परेशान किया पशुओं ने, बेजुबान पशुओं ने। ये स्थिति है। ये मैंने जानकारी ली है। चाहे मुरादाबाद का मामला हो, सहारनपुर मंडल का मामला हो, मेरठ मंडल का मामला हो। मान्यवर, एक बात कहना चाहता हूं। हम लोग, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि 7 जन्म होते हैं। अगर सरकार में बैठे हुए आदमी को किसी का जन्म परिवर्तित हो गया ना, ये सांड और ये मिल गए, ये दुखी भी है, परेशान भी है, तो पटक पटक के मारेंगे जो आदमी बनेंगे, बता रहा हूं साहब। तो इसे गंभीरता से लेना चाहिए। बहुत गंभीर विषय है। आज किसान बर्बाद की तरफ है। बहुत बहुत धन्यवाद।